नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तीन विषय। एस जयशंकर जी की चीन यात्रा से किसका फायदा। दूसरा, अनिल अंबानी फ्रॉड के घर ईडी की रेड। तीसरा, मालदीव्स में मौज मस्ती का सही समय है क्या। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देना होता है, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारे चैनल का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि हर बार मैं अपील करता हूं, मैं थर्सडे को ओवरव्यू में इसकी अपील करता हूं, इस आग्रह के साथ कि हमें इस आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, एस जयशंकर जी की चीन यात्रा किसके हित में, किसका फायदा। देखिए, ऐसा है कि आज एक बड़ी खबर आई कि भारत ने चीनी नागरिकों को अब वो वीसा देंगे। ये 2020 में जब कोविड आया था, इसकी इसकी शुरुआत ये हुई थी कि 2020 में जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया ने में चाइना के जो नागरिक थे उनको अपने देश में आने के से मना किया था, उनका वीसा कैंसिल किए थे। भारत ने भी किया था। लेकिन उसी के दौरान गलवान हुआ, और गलवान में जिस तरह से चीन ने जो कार्रवाई की, हमारे जवान मारे गए, हमारे सेना के रक्षक मारे गए, उसके बाद वो वीसा पे बैन कंटिन्यू था। हम उनको नहीं आने दे रहे। ये बात इसलिए भी कहना आवश्यक है कि वीसा थोड़ा चीन के साथ कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता के फिर उसकी हिस्ट्री में जाऊं। चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश के किसी नागरिक को अगर चीन जाना होता है तो उसको उसके पासपोर्ट पे वीसा स्टैंप नहीं करता है, वो पेपर वीसा देता है, क्योंकि वो आज भी चाइना अपना ये रुख किए हुए है कि अरुणाचल चीन का पार्ट है। ये जरा वीसा और इस डिप्लोमेसी को इस जयशंकर साहब गए थे थोड़ा और समझने की जरूरत है कि भारत और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध है, क्योंकि एक चीज हरदम जान लीजिएगा कि एस जयशंकर साहब चीन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत हैं। अभी तक जितने राजदूत हुए हैं जो चीन में रहे, उसमें सबसे लंबे समय तक एस जयशंकर साहब रहे। तो ही नोस चीन मोर देन एनीवन एल्स। भारत का चीन से राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक जो हमारा उनसे संबंध था, वो 1 अप्रैल 1950 में बीजिंग में हमने अपना दूतावास खोला था, और वहां से ये शुरू हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मेरे ख्याल में एक बार दर्ज कर लेनी चाहिए कि हम लोग पहले राष्ट्र थे अदर देन नॉन कम्युनिस्ट कंट्री जिसने चीन को रिकॉग्नाइज किया था। चीन में क्या है, चीन दो चीन है। एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको हम आज की तारीख में चीन बोलते हैं, उसका रिकॉग्निशन जो आज की तारीख में बड़ा चीन है दुनिया में, जो बिल्कुल अपना जिसको कहते हैं ना, बनाया हुआ है कि हम ही सबसे बड़े, और उसका और अमेरिका से रेस है, वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और उसको हमारे मतलब भारत ने सबसे पहले जो राजनयिक रूप से हमने उसके साथ वो किया, उसके वजूद को माना, उसको रिकॉग्नाइज किया। नॉन कम्युनिस्ट देशों में वी वर द फर्स्ट वन। दूसरा जो दूसरा चीन है, उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो ताइवान से ऑपरेट होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीन से हमारे राजनयिक संबंध स्टैब्लिश हो गए। 19 जुलाई 1962 में चीन से हमारी सीमा को लेके टेंशन बढ़ रहा था। हमने अपना राजदूत वहां से, जी पार्थसारथी साहब उसके राजदूत थे, हमने उनको वापस बुला लिया था। हमने पहले बुला लिया था, और मतलब वो टेक्निकली 19 जुलाई का है, और उसी के दरमियान हमारे उस रिएक्शन में चीन ने भी अपने राजदूत को भारत से बुला लिया। ये एक लंबा दौर था जिस बीच दूतावास तो था, लेकिन हमारा कोई फुल टाइम एम्बेसडर नहीं था। वॉर हुई, ये सब चलता रहा, और अगले 15 वर्ष तक हमारे और चीन के राजनयिक संबंध तो थे, लेकिन कोई एम्बेसडर नहीं था। काम चलाऊ एक चीज बोली जाती है, 4D अफेयर्स, जो काम चलाऊ एक रहते हैं। और मैं इसलिए इस बात को एक एम्फसाइज कर रहा हूं,
भारत का जब फिर से वापस संबंध हुए तो 7 जुलाई 1976 में के.आर. नारायणन साहब जो भारत के राष्ट्रपति बाद में बने, वो एज एन एम्बेसडर उन्होंने जाके कार्यभार संभाला था। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी इंपॉर्टेंट है और 15 साल बाद उन्होंने संभाला था। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि हमारे चैनल पे आप एक व्यक्ति को देखते होंगे, लखनलाल मेहरोत्रा साहब। लखनलाल मेहरोत्रा साहब बहुत सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर, 90 साल से ऊपर के, बहुत स्नेह है उनका, मेरे चैनल पे आते हैं। उन्होंने एक लाजवाब काम किया था जिससे देश की दशा दोनों चेंज हुई थी चीन से रिलेशनशिप में। वो चार्ज दी अफेयर्स चीन में नियुक्त हुए 12 अगस्त 1973 से लेके 19 जून 1976 तक। ये वो दौरान था जब उन्होंने चीन में मौ से मिले, चाहे इन सबसे मिलके उन्होंने उनको तैयार किया कि भाई हम लोगों को अपने राजनयिक संबंध वापस लाने चाहिए, क्योंकि दो बड़ी विश्व की ताकतें हैं, अगर हमारा आपस में संबंध नहीं रहेगा तो ठीक नहीं है देश के लिए। चीन की एक ही शर्त थी और इनका अहम रोल था। वो लखनलाल मेहरोत्रा साहब ने अपने मेमोयर्स में लिखा है, मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा है, हमारे शायद चैनल पे जब कहा। चीन की एक ही शर्त थी कि नहीं, पहले भारत को अपना राजदूत यहां नियुक्त करना होगा, क्योंकि भारत ने पहले अपना राजदूत विड्रॉ किया था और उसके बाद हम अपना राजदूत नियुक्त करेंगे। इसको लेके जब लखनलाल मेहरोत्रा साहब इंदिरा गांधी के पास आए, उन्होंने कहा, तो एक थोड़ा सा ये था कि हमारा कहीं बेइज्जती ना हो। चीन कह तो दे कि ठीक है हम कर देंगे, और उसके बाद राजदूत अगर नियुक्त नहीं करेगा तो थोड़ी डिप्लोमेट के लिए हमारी थोड़ी हार होगी। लखनलाल मेहरोत्रा फिर से माओ से मिले और वो श्योर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को भरोसा दिलाया कि आप भरोसा रखिए, बात पूरी हो गई है, हम अपना राजदूत जब प्लेस कर लेंगे तो उसके बाद वो भी अपना राजदूत करेंगे। और उसी क्रम में जब हमने 7 जुलाई 1976 में के.आर. नारायणन साहब को वहां किया, और एज एन रेसिप्रोकल चीन ने भी अपना राजदूत 10 सितंबर 1976 में वापस आ गया, और तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मतलब फिर उसमें दिक्कत नहीं आई। ये 2020 की मैं आपको बात बता चुका हूं कि 2020 में किस तरह से कोविड से पहले ही हुआ, फिर गलवान हो गया और हमने उसको बंद कर दिया था। चीन ने इस समय एक चीज ध्यान रखिएगा, चीन ने भारत से आने वाले यात्रियों के ऊपर बैन नहीं लगाया था। अब कोविड के समय रिस्ट्रिक्शंस हुए थे, ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्शंस थे, पर बैन नहीं लगा था। और मोटे तौर पे हमारे यहां से 2019 में, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि हमारे से कितने लोग जाते हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स आज पेपर में भी आई, 2019 में भारत से करीब 2 लाख लोग चीन गए थे। और ये भी जानना जरूरी है कि जो भारत के टोटल लोग विदेश गए थे जिन्होंने वीसा लिया था 2019 में, वो 1,09,00,000 थे। तो 2% के आसपास हमारा चीन का ट्रैफिक था, कोई ऐसा बड़ा ट्रैफिक नहीं। अब एक चीज और समझ लीजिए, इस साल जनवरी से लेके 9 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 9 अप्रैल तक, ये आज फिगर आई हैं, भारत को चीन ने, भारत के जो लोग चीन विजिट कर रहे हैं, 85,000 लोगों को वीसा दे चुके हैं पहले 3.25 महीने में। तो समझ सकते हैं कि कितना। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यापार बढ़ा है। किसका व्यापार बढ़ा है? चीन का। अब मैं आपको एक टेबल दिखा जा रहा हूं, वो टेबल जरा देख लीजिए, क्योंकि वो टेबल देखना और समझना जरूरी है। भारत का कुल एक्सपोर्ट 2020 में जब हमने ये सब वीसा बंद किया था, कितना था? चीन को हम कितना एक्सपोर्ट करते थे? ये सब फिगर्स यूएस डॉलर बिलियन में है, मतलब 1 बिलियन में 8,500 करोड़ रुपए। मैं उसको रिपीट कर देता हूं, 1 बिलियन मोटे तौर पे 8,500 करोड़ रुपए यूएस डॉलर में है। हमने 2020 में भारत ने चीन को एक्सपोर्ट किया था 20.87 बिलियन यूएस डॉलर। और 2024-25 इस दौरान जब हमने वीसा बंद कर दिया, एक्सपोर्ट हमने किया था, हमने बेचा था माल, क्या हो गया? 14.25 बिलियन का एक्सपोर्ट रह गया। 5 वर्षों में हमारा एक्सपोर्ट यहां से यहां गिर गया। तो ये जिसने भी ये निर्णय लिया था, वो निर्णय कितना ठीक था, ये देखने वाली बात है। और इसी दौरान वहां से तो हमने वो भेजना बंद कर दिया, लेकिन चीन से जो हमने इंपोर्ट किया इस दौरान, वो फिगर जानना भी जरूरी है, वो भी टेबल में देखिए। 2020 में हमारा इंपोर्ट था 66.78 बिलियन, और जो 2024-25 में बढ़ के हो गया 113.45 बिलियन। मतलब
हमारा बिजनेस बढ़ता गया, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो था वो गिर गया। टोटल ट्रेड, ये भी जानना जरूरी है, टोटल ट्रेड हमारा 2020 में 86.65 बिलियन यूएस डॉलर, 2024-25 में 127.7 बिलियन यूएस डॉलर। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो ट्रेड डेफिसिट जो 2020 में 45.91 था, वह बढ़ के 99.2 हो गया है। मतलब इस दौरान 4-5 साल में हम अपनी पीठ ठोकते रहे कि चाइना से हमने ये कर दिया, चाइना को लाल आंखें दिखा दी, उसके भगा दिया, लेकिन अंतोगत्वा चाइना ने हमारे देश में पूरी तरह से हमारे बाजार पे कब्जा कर लिया, और हमने चीन को, अपने लोगों को तो एक्सपोर्ट नहीं करने दिया, लेकिन चीन का इंपोर्ट बढ़ा दिया। अब ये गलती से हुआ कि ये किसी साजिश के तहत हुआ या ये किसी भूल के तहत हुआ, ये नहीं मालूम, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये फैक्ट हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको आपके साथ कर दूं। मुझे ऐसा लगता है जो एस जयशंकर साहब वहां गए थे, तो जो चीन को चाहिए था वो चीन को मिल गया। भारत को क्या चाहिए? क्योंकि चीन को ये चाहिए था कि हमारे संबंध नॉर्मल हो रहे हैं। क्या नॉर्मल हो रहे हैं? बफर जो स्टेट थी, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसपे चीन ने उस बफर स्टेट में अपने परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया, और चीन ने इस दौरान अपना व्यापार खूब ठीक से बढ़ाया। एक चीज और है कि एस जयशंकर साहब गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम दैट इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत को इस समय सार्क को रिवाइव करना है। चीन से लेना देना नहीं। चीन हालांकि 2005 में उसकी ऑब्जर्वर स्टेट की स्टेटस हो गई थी, लेकिन अगर हम चीन के साथ जाके ये सब बात कर सकते हैं जिसने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो हम उस सार्क वाले चीज को रिवाइव क्यों नहीं कर सकते हैं? वहां केवल हम ये कहे हुए हैं कि हम, क्योंकि सार्क का एक चीज समझ लीजिए, सार्क का रोटेशनल वे में सार्क की मेजबानी कोई करता है, जो मेजबानी करता है उस देश का प्रेसिडेंट होता है। मतलब उस सार्क की, उसको वो पाकिस्तान को मेजबानी का वो मिला हुआ है। हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। ये इसको होद के 8-9 साल हो गए हैं। सफर क्या कर रहा है? सफर सार्क कर रहा है। सफर क्या कर रहा है? सफर भारत कर रहा है। सार्क का सबसे बड़ा देश भारत था, उस सार्क की एकजुटता से भारत का फायदा था। लेकिन मतलब मुझे लगता है इट इज हाई टाइम एस जयशंकर साहब बजाय चीन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के सार्क के लिए कुछ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, अनिल अंबानी फ्रॉड, मैं फ्रॉड बोल रहा हूं, के घर ईडी की रेड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज अनिल अंबानी के घर, और घर पे नहीं हुई, माफ कीजिएगा, घर की बात मैं अभी करूंगा। चीन अनिल अंबानी के करीब 35 ठिकानों पे आज एक ईडी ने रेड की। अनिल अंबानी रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रागा वो बोले जाते हैं, रागा, तो रागा जी के घर में रेड हुई है। 3,000 करोड़ का जो उन्होंने लोन का फ्रॉड किया, मैं फिर फ्रॉड बोलता जा रहा हूं, लोन का फ्रॉड किया है, जिस फ्रॉड के अगेंस्ट सीबीआई ने 2022 में रिपोर्ट लिखाई थी। यस बैंक से पैसा लिया था, उसको इधर उधर उड़ाया था, उसको कहा यह गया है कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड स्कीम टू साइफन पब्लिक फंड्स थ्रू अनसिक्योर्ड लोन्स टू रागा कंपनीज। ये ईडी कह रहा है ये फ्रॉड है, और ये भाई साहब इस तरह का काम किया है। अब एक चीज जान लीजिए कब का ये वक्त है, 2017-2019, और एसबीआई ने भी इनको फ्लैग किया है, इनको कहा है कि ये जो, मतलब ये जो भाई साहब हैं अनिल अंबानी जी और उनकी कंपनी, ये फ्रॉड की कैटेगरी में। सेबी ने भी इसको फ्लैग किया था 2017-18 में भी, 2018-19 में भी सेबी का ये सब फ्लैग है, और फ्रॉड का क्लासिफिकेशन हो गया था। अजीब सी चीज ये है कि अनिल अंबानी की 50 कंपनी पे रेड हुई है, लेकिन अनिल अंबानी के घर पे रेड नहीं हुई है। खबरदार, अनिल अंबानी का घर है, ध्यान से। अब इसको जरा जोड़ने की कोशिश करिए रफाल डील से। रफाल डील साइन कब हुई? रफाल डील 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में 36 फाइटर जेट को लेकर साइन हुई। जो डसॉल्ट या डासो, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने रिलायंस डिफेंस को एक जॉइंट वेंचर के लिए किया, और एक नया कंपनी बनी दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, DRAL। फ्रांस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे फ्रैंकोइस हॉलैंड बोलिए या हॉलैंड बोलिए, हॉलैंड बोलिए, उन्होंने क्लेम किया था 2018 में कि भारत सरकार के कहने पे उन्होंने रिलायंस को अपना ऑफसेट पार्टनर बनाया,
और उन्होंने कहा था कोट अनकोट बिकॉज फ्रांस हैड नो चॉइस, भारत सरकार कह रही थी, ये उनका कहना है। इसको डसॉल्ट कंपनी ने, फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने इसको काउंटर किया कि रिलायंस इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उसके पास नागपुर में रनवे के पास एक बहुत लैंड था, तो जमीन की वजह से, वो जमीन भी इस फ्रॉड कंपनी का, जिसने जो अपने को कह चुका है कि उस वो दिवालिया है, लंदन की कोर्ट में कर चुका है, चीन को चूना लगाया है, चीन उसके बदले में हमारे ऊपर क्या क्या कर रहा है नहीं मालूम, जिसको भारत की कंपनी कह चुकी है, उनके उस एसेट को किसी ने नहीं छुआ था। और 2000, और फिर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये भी यह है कि इसको, इस पे मैं कई वीडियोस कर चुका हूं, अगर आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ था, 2015 में मोदी जी के सरकार में आने के बाद अनिल अंबानी जी के ऊपर जो फ्रांस में टैक्स चोरी का मामला था, उस टैक्स चोरी में भी इनको वेवर मिला था। और ये भी हुआ था कि उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनकी महिला मित्र एक पिक्चर बना रही थी जिसमें रिलायंस जो एंटरटेनमेंट है उसने फाइनेंस किया था। बाद में अनिल अंबानी ने कहा कि मैंने तो 15% किया था, 1.48 मिलियन, लेकिन पैसे का लेन देन हुआ था। एक अजीब सी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हम लोग नाम सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में इस फ्रॉड के अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी तो उसने डिसमिस किया था, जिसमें कहा गया था भाई करप्शन है, वो उस डिसमिस किया था। उन्होंने कहा फाइंडिंग नो एविडेंस ऑफ कमर्शियल फेवरेटिज्म, उन्होंने कहा था कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हालांकि 2021 डसॉल्ट और रफाल की बात हो रही है, हालांकि 2021 में फ्रेंच का जो जुडिशियल प्रोब हुआ इनके करप्शन और फेवरेटिज्म में, उसमें भारत की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया। और 2023 में ऐसा कहा गया कि डसॉल्ट ने इस एग्रीमेंट को खत्म किया, लेकिन 2025 में एक नया एग्रीमेंट साइन करके जो नए फाल्कन जेट्स हैं उसके बारे में भी इनको किया गया। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि क्या एक ऐसा फ्रॉड आदमी के हाथ में देश की सुरक्षा से संबंधित हथियार बनाना या जेट बनाना या प्लेन बना देना इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपको लगता है कि ये सुरक्षित हाथों में, जो आदमी खुद ही दिवालिया है, जो आदमी फ्रॉड कर करके भागा हुआ है, उसको देश की सुरक्षा देना, इस पे विचार करने की जरूरत है। अब तीसरी बात, मालदीव्स में मौज मस्ती का सही समय क्या है? ये दो रेफरेंस से कह रहा है। पहला, अगर आप टूरिज्म आप उठा के गूगल करिए, मालदीव्स में सबसे अच्छा बेस्ट मौज मस्ती का कौन सा समय? अप्रैल से नवंबर से अप्रैल। ये तो कोई वो मौज मस्ती का नहीं है। भारत के उससे कहिए, भारत में अभी क्या क्या हो रहा है? बिहार में सर का वाला चल रहा है, पहलगाम का है, सिंदूर वो है, इधर धनखड़ जी को हटाया गया है, कितना है इसमें। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी जब मालदीव जाते हैं, जो केवल और केवल मौज मस्ती के लिए जाना जाता है, तो वहां वो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हमारे देश की इज्जत भी हो रही है। हम बताते हैं क्यों। मोदी जी को मालूम नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है मालदीव, मालदीव की करीब 5 लाख पॉपुलेशन है, तीसरी बार जा रहे हैं। नवंबर 2018 में गए, इतना मजा आया कि फिर जून 2019 में गए। 2019 के बाद कोविड ओविड आ गया तो 3-4 साल कहीं नहीं गए। फिर वहां मालदीव में जो हल्ला गुल्ला हुआ उस पर भी बात करेंगे। अब फिर जल्दी से जा रहे हैं जुलाई 2025 में। भारत का टोटल ट्रेड जो होता है मालदीव से, जो पिछले साल का 2024-25 का हुआ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, 700-800 मिलियन US डॉलर है। भारत का टोटल ट्रेड जो 2024-25 का है वो 1.64 ट्रिलियन US डॉलर है। मतलब मालदीव में हम 0.5% से भी कम हमारा ट्रेड है, इतनी इंपॉर्टेंस है जहां पे हम भागे भागे चले जा रहे हैं। एक चीज और है, आजकल मोदी जी को आजकल नया वो हो गया है कि जाके हर जगह से अवार्ड लो, हर कंट्री से अवार्ड लो। तो मालदीव वाले तो 2019 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो उनका है ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन दे चुके हैं। 35 लोगों को और भी दिए, इनको भी दे दिए, बांट ही रहे हैं, तो आप भी लीजिए। ये लेके 2019 में आ चुके हैं, अब कौन सा अवार्ड ले लीजिए, अब क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए जरूरी है कि मालदीव ने भारत की सर्वोच्च पद पे बैठे हुए मोदी जी के गुस्साखी में 2023 में बहुत सी चीजें कही थी, भारत के लिए खराब चीजें कही थी। 2023 में भी क्विट इंडिया, इंडिया क्विट। और अगर आपको याद हो, जनवरी 2024 में जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, तो वहां पे 3 मालदीव के मिनिस्टर्स ने मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था, आप गूगल करिए। मरियम शिवाना,
मालशा शरीफ और महजूम माजिद, ये 3 मंत्री थे। मैं ये कहना इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में इतने अपशब्द कहे थे कि मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। हालांकि ये भी कहा था कि वो पपेट ऑफ इजराइल है, लेकिन उसके अलावा भी गाली गलौज कही थी। और इसके कारण यहां से बिल्कुल गुस्से में सब भक्त लोग आ गए थे, बाइकॉट मालदीव्स, बाइकॉट मालदीव्स। यहाँ पे मौज मस्ती वाले लोगों ने दिखाया कि मालूम नहीं कौन सा त्याग कर रहे हैं, उन्होंने अपने छुट्टी कैंसिल कर दी। बॉलीवुड एक दूसरे से उतर गया कि हम तो नहीं जाएंगे, बाइकॉट मालदीव्स, ये सब हुआ। और ये भी कहा गया कि वी विल गो टू लक्षद्वीप, और ये सब चीजें हुई। एक चीज और समझ लीजिए, चीन का इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में करीब 1.3 टू 1.5 बिलियन यूएस डॉलर है, जो वहां का टोटल जो उसकी पब्लिक डेट है उसका करीब 20 से 40% है। हम उनके लिए इतने अहम नहीं है। उनका जो नए मंत्री हुए हैं, जो नए प्रेसिडेंट हैं, वो भी चीन के साथ अलाइन है, वहां भागे भागे गए थे। और सबसे खराब बात, आज सुबह दैनिक भास्कर की खबर है, ये मैं लगा दे रहा हूं, जिसमें प्रेसिडेंट साहब के साले जो प्रेसिडेंट साहब की पत्नी के ही मतलब उस जो कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें एसोसिएट हैं, उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी जी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बाबरी मस्जिद याद दिलाई है, उन्होंने गोधरा याद दिलाया है। हालांकि बाद में इस समय वो जो उनका एक्स पे जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पुराना स्क्रीनशॉट है और भास्कर की खबर है। खुद देखिए, क्या जाने की जरूरत है मालदीव्स। आप मतलब अगर लक्षद्वीप उससे अच्छा है, जाइए लक्षद्वीप पे थोड़े दिन आनंद से आइए, वहीं घूमिए फिरिए। मणिपुर बहुत सुंदर जगह है, कश्मीर सुंदर जगह है, अपने देश में क्यों नहीं जा रहा है। मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।